उर्दू अड्डा के शायकीन की खिदमत में फैयाज फारूकी का आदाब कबूल कीजिए। आज मैं आपसे उर्दू गज़ल पर और उर्दू ज़बान पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं आज आपके सामने एक ऐसी दास्तान पेश करूँगा जिसको सुनकर आप अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदुस्तानी होने पर यकीनन फ़ख्र महसूस करेंगे। अगर मैं किसी इतिहास के छात्र से ये पूछूं कि भारत का कौन सा शासक है जिसने कि अमेरिका की जंग आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उन्हें प्रेरित करने का काम किया, तो वो शायद हैरत से मेरा मुंह देखने लगे कि ये कैसा बेतुका सवाल है। कहाँ 1775 से 1782 में अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई और कहाँ अंग्रेज़ों से तकरीबन गुलाम हो चुका भारत, जब भारत में मुगलों की सत्ता का स्वर्ण युग बीत चुका था और कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो कि इतना सक्षम होता। दरअसल तारीख यानी इतिहास कभी कभी अपने महान नायकों के साथ इंसाफ नहीं करता। कभी कभी समय इतना आगे निकल जाता है कि महानतम शख्सियतों पर भी वक्त की धूल जम जाती है, लेकिन इतिहास उन्हें पूरी तरह से भुला दे ऐसा भी नहीं होता। उनके साहस और शौर्य की गूंज सदियों बाद भी कहीं न कहीं इतिहास के दस्तावेजों में सुनाई देती रहती है। ये कहानी ऐसे ही एक शासक की है, भारत के उस शासक की जिसे अपने ही देश में वो स्थान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था, लेकिन जिसकी वीरता की गूंज इंग्लैंड, यूरोप और अटलांटिक महासागर पार अमेरिका तक जा पहुंची, जिसके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का उल्लेख अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और एडम स्मिथ ने बड़े सम्मान और आदर के साथ किया है, जिसके सम्मान में अमेरिका के सेनानियों ने अपने एक युद्धपोत का नाम हैदर अली रख दिया था। जी हां, आपने ठीक सुना कि सुल्तान हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान। हैदर अली भारतीय इतिहास का वो महानायक है जिसके साथ भारतीय इतिहासकारों ने समुचित न्याय नहीं किया। भारतीय इतिहास के गंभीर विद्यार्थियों को शायद उसके भारत में किए गए संघर्षों का तो ज्ञान हो, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर शायद ही किसी की नजर गई हो। यह उस महान व्यक्तित्व की कहानी है जिसके साहस ने, जिसकी दूरदृष्टि ने और जिसकी सैन्य प्रतिभा ने संभवतः विश्व इतिहास और वैश्विक शक्ति संतुलन पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसकी गूंज अभी भी अमेरिकी इतिहास के दस्तावेजों में साफ तौर से सुनी जा सकती है। ये केवल मैसूर के शासक हैदर अली की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब भारत, अमेरिका और यूरोप एक ही वैश्विक संघर्ष की अलग अलग रणभूमियां बन चुके थे और उनका दुश्मन एक ही था, अंग्रेज। इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 250 वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी मानव इतिहास के सबसे निर्णायक युगों में से एक थी। समुद्र अब केवल पानी का विस्तार मात्र नहीं थे, ये साम्राज्यों की सड़कों में बदल चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड सब दुनिया के संसाधनों, व्यापार और सामरिक मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। व्यापार अब केवल व्यापार नहीं रहा था,
वो सत्ता का माध्यम बन चुका था और सत्ता लूट, विस्तार और साम्राज्य निर्माण का सबसे बड़ा औजार बन चुकी थी। इस बदलती हुई दुनिया में एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर की ओर बढ़ रहा था और दूसरी ओर भारत भूमि पर एक ऐसा शासक उभर रहा था जो पहली बार उस साम्राज्य की अजेयता को युद्ध भूमि में चुनौती देने वाला था। भारत दुनिया का सबसे समृद्ध बाजार, मसालों की धरती, सूती और रेशमी कपड़ों की धरती, संपन्नता और संसाधन की धरती, हर यूरोपीय शक्ति यहां व्यापार करना चाहती थी, लेकिन उनमें एक व्यापार से ही संतुष्ट नहीं थी और उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी शासक बनने के सपने देखने लगा। प्लासी बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत ने कंपनी की महत्वाकांक्षा को पर लगा दी। अगर हुकूमत हासिल हो जाए तो फिर राजस्व और व्यापार पर एकाधिकार हो जाना और अत्यधिक मुनाफा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति में सीधी दखलंदाजी शुरू कर दी और धीरे धीरे सेना, किले, राजनीति सब कुछ कंपनी के हाथों में आने लगा। लेकिन इतिहास कभी एक दिशा में नहीं चलता। जब ब्रिटेन भारत में अपना साम्राज्य बना रहा था, उसी समय अटलांटिक महासागर के उस पार उसका अपना साम्राज्य बिखरने लगा। 1775 में अमेरिका में विद्रोह शुरू हो चुका था। जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे चुके थे। 1778 में फ्रांस अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। अब यह केवल अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम नहीं रहा, यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक वैश्विक युद्ध बन चुका था। यूरोप, अटलांटिक, कैरेबियन, अफ्रीका और भारत, दुनिया का यह शायद ऐसा पहला संघर्ष था जिसकी आग 4 महाद्वीपों में एक साथ जल रही थी। लेकिन ठीक उससे पहले भारत के दक्षिण में एक व्यक्ति बहुत ध्यान से दुनिया को बदलते हुए देख रहा था। वो केवल तलवार चलाना नहीं जानता था, वो समय पढ़ना जानता था। उस व्यक्ति का नाम था सुल्तान हैदर अली। हैदर अली किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने कोई सिंहासन विरासत में नहीं पाया था। उनके पास राजवंश नहीं था, लेकिन उनके पास दूरदृष्टि थी, साहस था और एक ऐसा संकल्प जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। भारत उस समय एक राष्ट्र नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का विशाल समूह था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था। मराठा शक्ति पानीपत के युद्ध के बाद पूरी तरह संगठित नहीं हो सकी थी। हैदराबाद का निजाम अपनी अलग महत्वाकांक्षा रखता था। कर्नाटक की राजनीति लगातार बदल रही थी। एक अपेक्षाकृत छोटा सा राज्य मैसूर धीरे धीरे अपनी शक्ति एकत्र कर रहा था। पहली नजर में किसी को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में यही राज्य ब्रिटिश राज्य को सबसे बड़ी चुनौती देने वाला है, और उससे भी कम लोग यह अनुमान लगा सकते थे कि इस परिवर्तन का नेतृत्व कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक सैनिक करेगा। इतिहास जब किसी सम्राट का जन्म लिखता है तो उसके साथ वंशावली भी लिखता है, लेकिन हैदर अली की कहानी कुछ अलग थी। उसके पास न कोई राजमुकुट था, न कोई शाही खानदान और न ही कोई ऐसा अधिकार जो जन्म के साथ मिल जाता है। उन्हें जो कुछ भी मिला अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी योग्यता से मिला। लगभग 1720 ईस्वी कर्नाटक के बुदिकोटे नामक छोटे से कस्बे में एक बालक का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया था हैदर। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने
अपने पुत्र के लिए कोई जागीर नहीं छोड़ी, कोई महल नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसी विरासत दी जो किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है, यानी सैनिक का चरित्र। हैदर अली मदरसों के बड़े विद्वान नहीं थे। उन्होंने फारसी साहित्य पर ग्रंथ नहीं लिखे, ना ही वे किसी विश्वविद्यालय में पढ़े, लेकिन जीवन उनका सबसे बड़ा शिक्षक था। वो सुनते बहुत थे, देखते उससे भी अधिक थे और सीखते सबसे अधिक थे। उनकी याददाश्त गैर मामूली, असाधारण बताई जाती है। एक बार किसी से मिल लेते तो वर्षों बाद भी पहचान लेते। एक बार किसी पहाड़ी रास्ते से गुजर जाते तो वो रास्ता मानो उनके मन में नक्श हो जाता था। बचपन से ही हैदर को तलवारों की चमक, घोड़े की रफ्तार और सैनिक अनुशासन आकर्षित करता था। उस समय भारत लगातार युद्धों का मैदान बना हुआ था। यूरोप की दो प्रतिद्वंदी शक्तियां, ब्रिटेन और फ्रांस, भारतीय राजाओं की लड़ाइयों में धीरे धीरे अपने पैर जमा रही थी। एक युवा सैनिक के तौर पर हैदर अली इन सब को देख रहे थे। वो हर युद्ध से एक नया सबक सीख रहे थे। उन्होंने देखा कि यूरोपीय सेनाएं भारतीय सेनाओं से अधिक बहादुर नहीं थी, लेकिन वे अधिक अनुशासित थी। उनकी पैदल सेना बेहतर प्रशिक्षित थी, उनकी तोपें अधिक व्यवस्थित थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी सेनाएं एक योजना के अनुसार लड़ती थीं। अंग्रेजों को विश्वास था कि भारत की रियासतों को एक दूसरे से लड़ाकर वे धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेंगे। हैदर अली ने मैसूर की सेना को केवल संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी बदलना शुरू किया। घुड़सवार सेना का नए सिरे से गठन किया गया, तोपखाने को मजबूत किया गया, फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञों से फौज की ट्रेनिंग करवाई गई, बारूद, हथियार और रसद की व्यवस्था बेहतर की गई, सैनिकों को नियमित वेतन और अनुशासन से बांधा गया। हैदर अली समझ चुके थे कि आने वाले समय में युद्ध केवल वीरता से नहीं बल्कि साहस, गति और आधुनिक तकनीक से लड़े जाएंगे। अंग्रेज भी यह परिवर्तन देख रहे थे। मद्रास में तैनात ब्रिटिश अधिकारी और जनरल जोसेफ स्मिथ बराबर अपनी सरकार को सावधान कर रहे थे कि मैसूर की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। जल्द ही तनाव युद्ध में बदल गया। 1767 में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को साथ देकर हैदर अली को घेरने की योजना बनाई, लेकिन हैदर अली ने मैदान जंग में जितनी कुशलता दिखाई, उतनी ही सियासत में भी उन्होंने अपने विरोधियों के गठबंधन को तोड़ दिया। कभी संधि, कभी तीव्र आक्रमण और कभी अप्रत्याशित गति से सेना का संचालन, इन सब ने अंग्रेजों की सभी योजनाएं नाकाम कर दी। 1769 में हैदर अली अपनी सेना सहित सीधे मद्रास पहुंच गए और अंग्रेजों के किले को घेर लिया। अंग्रेज इतनी शर्मनाक शिकस्त के लिए तैयार नहीं थे। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शक्ति पर गर्व था, जो पूरे भारत पर अपने कब्जे का ख्वाब देख रही थी, उसको हैदर अली के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने हैदर अली से सुलह की पेशकश की, जिसको हैदर अली ने कबूल कर लिया और दोनों के दरमियान ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हुए। उस दिन सिर्फ एक संधि नहीं हुई थी, एक ट्रीटी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान में पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि उनके सामने एक ऐसा भारतीय शासक खड़ा है जिसे ताकत से झुकाना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों की इस शिकस्त की दास्तान केवल भारत तक सीमित नहीं रही। फ्रांसीसी अधिकारियों, व्यापारियों और यूरोपीय राजनयिकों के माध्यम से हैदर अली का नाम यूरोप की राजनीति और फौजी हलकों तक पहुंचने लगा और धीरे धीरे ये नाम अमेरिका की सरजमीन तक भी पहुंच गया। उनके दिलों में
हैदर अली ने उम्मीद की एक ऐसी शम्मा रोशन कर दी थी जो उन्हें अंग्रेजों से संघर्ष का रास्ता दिखा रही थी। 24 जून 1777 फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांसीसी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कॉम्ट दे त्रेसॉ ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेताओं में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने भारत के एक शासक का उल्लेख करते हुए लिखा, अ ब्रेव मुगल प्रिंस, एक बहादुर मुगल राजकुमार, और उस शासक का नाम था सुल्तान हैदर अली। यह केवल प्रशंसा का एक वाक्य नहीं था। कॉम्ट दे त्रेसॉ ने फ्रैंकलिन को यह भी लिखा, यदि अमेरिकी कांग्रेस चाहे तो वे हैदर अली की सेवा में कार्यरत एक यूरोपीय अधिकारी के माध्यम से दोनों पक्षों का परिचय करा सकते हैं। यह इतिहास का एक अत्यंत रोचक क्षण था। अमेरिका अभी स्वतंत्र भी नहीं हुआ था और उसके एक प्रमुख नेता भारत के उस शासक के बारे में जान रहे थे, उसके बारे में पता कर रहे थे। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। पोलिलूर के मैदान में वही नाम ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ऐसी चोट पहुंचाने वाला था जिसकी गूंज अटलांटिक महासागर पार अमेरिका तक सुनाई देने वाली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पोलिलूर की लड़ाई पोलिलूर से शुरू नहीं हुई थी। 1775 में अमेरिका ने जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में ब्रिटेन से आजाद होने का ऐलान कर दिया। 1778 में फ्रांस ने अमेरिका के पक्ष में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही अमेरिका में शुरू हुई जंग विश्व के 4 महाद्वीपों अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में, भारत में भी फैल गई। परंपरा यह थी कि जब भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में जंग छिड़ती तो दुनिया के हर हिस्से में जहां फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनियां थी उनके बीच भी जंग छिड़ जाती थी। भारत में पहली चिंगारी समंदर के किनारे बसे एक छोटे से फ्रांसीसी नगर में भड़की थी जिसका नाम था माहे। माहे अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा नगर, न विशाल किला, न बड़ी सेना, न कोई विशाल साम्राज्य, लेकिन 18वीं शताब्दी में इस छोटे से बंदरगाह का महत्व असाधारण था, क्योंकि वो केवल एक नगर नहीं था, वो भारत में फ्रांस का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और हैदर अली का समुद्री द्वार भी था। भारत में फ्रांस का सबसे विश्वसनीय मित्र था मैसूर। हैदर अली भली भांति जानते थे कि यदि अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त कर देते हैं तो अगला लक्ष्य मैसूर होगा। इसलिए उन्होंने माहे को अपने संरक्षण में ले लिया था। यह घोषणा केवल कूटनीति नहीं थी, यह एक ऐसी स्पष्ट चेतावनी थी कि माहे पर आक्रमण मैसूर को चुनौती माना जाएगा। 1779 में ब्रिटिश सेना ने परंपरा को निभाते हुए माहे पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही समय में माहे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। समाचार श्रीरंगापट्टनम पहुंचा। अंग्रेजों ने केवल एक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार नहीं किया था, उन्होंने मैसूर की संप्रभुता, हैदर अली और उनके वचन दोनों को चुनौती दी थी। यहीं से हैदर अली केवल मैसूर के शासक नहीं रहे, वे अनजाने में ही सही उस संघर्ष का हिस्सा बन चुके थे जिसे अघोषित या अनडिक्लेयर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता था। यदि उस समय पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जा सकता तो दिखाई देता कि अमेरिका से लेकर हिंद महासागर तक एक ही साम्राज्य एक ही समय में 4 महाद्वीपों में लड़ रहा था और भारत के दक्षिण में उस साम्राज्य का सामना करने के लिए एक सुल्तान अपनी सबसे निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहा था। अंग्रेजों ने शायद पूरे विश्व में फ्रांस से हो रही जंग में अपनी भूमिका निभाते हुए एक छोटे से फ्रांसीसी नगर पर हमला किया था, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसी शक्ति को ललकार दिया था जिसे वे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। हैदर अली की क़यादत में मैसूर एक चलती हुई युद्ध मशीन बन चुका था। हजारों सैनिक, घुड़सवार दस्ते, तोपें, रसद की गाड़ियां और आग उगलने वाले मैसूरी रॉकेट, जो हैदर अली की इजाद थे, जिसके बारे में हम कभी और गुफ्तगू करेंगे।
सन 1780 हैदर अली की सेना बिजली की रफ्तार से कर्नाटक की ओर बढ़ी। यह कोई साधारण अभियान नहीं था, एक संदेश था, एक चेतावनी, एक घोषणा कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रास्ता अब बिना प्रतिरोध के आगे नहीं बढ़ेगा। मद्रास में अंग्रेज अधिकारी घबरा उठे। खबरें लगातार आ रही थीं। मैसूर की सेना आगे बढ़ रही थी, चौकियां गिर रही थीं, गांव खाली हो रहे थे, रास्ते कट रहे थे और हैदर अली सीधे अंग्रेजी प्रभाव क्षेत्र के हृदय की ओर बढ़ रहे थे। यानी वो मद्रास पर हमला करने वाले थे। अंग्रेजों ने अपनी बिखरी हुई सेनाओं को एकजुट करने का प्रयास किया। उत्तर से बढ़ रही कर्नल विलियम वैली की टुकड़ी कांचीपुरम के निकट डेरा डाले सर हेक्टर मुनरो की मुख्य सेना से मिलने वाली थी। योजना स्पष्ट थी, दोनों सेनाएं मिलें और फिर संयुक्त शक्ति से हैदर अली पर निर्णायक आक्रमण किया जाए। लेकिन हैदर अली ने अंग्रेजों की इस योजना को भांप लिया। दोनों सेनाओं को किसी भी कीमत पर मिलने नहीं दिया जाएगा, हैदर अली ने ऐलान किया। हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को आगे बढ़ाया। टीपू नौजवान थे, तेज थे, निडर थे और अपने पिता की युद्ध नीति को गहराई से समझते थे। 10 सितंबर 1780 पोलीलूर, कांचीपुरम के निकट धूल से भरा मैदान, सूरज चढ़ रहा था, हवा गर्म थी और अति आत्मविश्वास से भरी कर्नल बेली की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्हें विश्वास था कि उनके युद्ध कौशल ने जिस तरह दूसरी भारतीय सेनाओं को हराया था, हैदर अली भी उसकी एक कड़ी मात रही है। मैसूर की गोलाबारी और रॉकेटों की आग अंग्रेजी बारूद गाड़ियों तक पहुंची। कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर एक भयंकर धमाका, एक भयंकर विस्फोट हुआ। धरती कांप उठी, धुआं आसमान में उठा और चारों ओर छा गया। उस विस्फोट ने केवल अंग्रेजों का बारूद नहीं उड़ाया था, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की अजेयता के मिथक को भी चकनाचूर कर दिया था। दोपहर ढलते ढलते ब्रिटिश पंक्तियां टूट चुकी थी। कर्नल बेली घायल थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका था। सैनिक थक चुके थे, तोपें शांत हो चुकी थी और अंततः पोलीलूर का युद्ध अंग्रेजों की शिकस्त के रूप में समाप्त हो चुका था। लेकिन उसकी गूंज अभी फैलनी बाकी थी। कर्नल बेली के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पोलीलूर में ऐसी पराजय हासिल हुई जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वयं कंपनी के सबसे अपमानजनक हारों में से एक गिना है। इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की अजेयता की छवि को गहरा आघात पहुंचा। हैदर अली द्वारा अंग्रेजों की शिकस्त का समाचार आग की तरह फैल गया। पोलीलूर के कुछ ही समय के आसपास जॉन एडम्स अमेरिकी कांग्रेस को लिखे अपने पत्र में हैदर अली का उल्लेख द फेमस हैदर अली के रूप में करते हैं। यह विशेषण इस बात का संकेत है कि उस समय तक यूरोप के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हैदर अली का नाम प्रसिद्ध हो चुका था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक एडमंड जेनिंग्स भारत से प्राप्त समाचारों के आधार पर अमेरिकी नेताओं को बताते हैं कि हैदर अली ने ब्रिटिश सेना को करारी पराजय दी है। कर्नल बेली बंदी बना लिए गए हैं और ब्रिटिश सेनापति सर हेक्टर मुनरो को पीछे हटना पड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की घटनाएं अमेरिकी नेतृत्व की गंभीर रुचि का विषय बनी हुई थी और किस प्रकार हैदर अली अमेरिकी योद्धाओं की प्रेरणा का स्रोत बने हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से भविष्य के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन किन्सी एडम्स, जो उस समय मात्र 13 वर्ष के थे, अपने लेखन में हैदर अली की विजय का उल्लेख करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हैदर अली की ख्याति केवल वरिष्ठ राजनेताओं तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि
अमेरिकी राजनीतिक वातावरण का हिस्सा बन चुकी थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जाबाजों ने सुल्तान हैदर अली को सम्मान देने के लिए उसकी वीरता को सलाम करते हुए अपने एक जंगी जहाज का नाम हैदर अली रख दिया था। है ना हैरत की बात। मशहूर क्रांतिकारी कवि फिलिप फ्रेनो ने इस मौके पर एक कविता लिखी जो हैदर अली और अमेरिकी युद्धपोत को जोड़ने वाला सबसे प्रभावशाली समकालीन साहित्यिक प्रमाण है। वो लिखते हैं कि इस युद्धपोत ने अपना नाम पूर्व के एक महान राजकुमार से लिया है जो स्वतंत्रता की पवित्र ज्वाला से प्रेरित होकर अत्याचारी ब्रिटिशों को लज्जित कर चुका था और अपने देश के अपमान का प्रतिशोध ले रहा था। रोचक बात यह है कि हैदर अली के नाम का प्रताप ऐसा था कि उसके नाम वाले इस युद्धपोत ने अपने से कहीं भारी और लगभग दुगने शक्तिशाली ब्रिटिश युद्धपोत जनरल मॉन्क को महज 26 मिनट की जंग में हराकर अपने कब्जे में ले लिया था। वो हैदर अली जो कभी अंग्रेजों से हारा नहीं, उसके नाम के जहाज ने भी अंग्रेजों को परास्त कर दिया। यूएस नेवल हिस्ट्री और हेरिटेज कमांड भी जोशुआ बार्नी के नेतृत्व में 8 अप्रैल 1782 को हुई इस घटना की पुष्टि करता है। मैं आपको एक और गर्व की बात बताऊं, यह बात आपने किसी से नहीं सुनी होगी। ये भारत के लिए कितने गर्व की बात है, जब अमेरिका अपनी आजादी की जीत का जश्न मना रहा था तो वेस्टर्न कल्चर की रिवायतों के मुताबिक ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि उनकी आजादी की लड़ाई में साथ देने वालों के सम्मान में कुल 13 जाम उठाए गए। पश्चिमी सभ्यता में लोगों को सम्मान देने के लिए जाम उठाकर उनको सम्मानित करते हैं और इस परंपरा को रेजिंग द टोस्ट कहते हैं। उस जश्न में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम, किंग ऑफ फ्रांस के नाम के साथ साथ जिन लोगों के नाम लिए गए उनमें 11वां नाम हैदर अली का भी था। अफसोस की बात है कि हैदर अली भारतीय इतिहास का वो महानायक जिसकी वीरता का डंका पूरे यूरोप और अमेरिका में बज रहा था, अपने ही देश में गुमनाम रहा। उसको वो सम्मान नहीं मिला जो पूरा विश्व उसे दे रहा था। दिसंबर 1782 को युद्ध के मैदान ही हैदर अली की सांसें थम रही थीं, लेकिन उसके हौसले हमेशा की तरह मजबूत थे। टीपू सुल्तान दूर मालाबार के मोर्चे पर अंग्रेजी सेना से जूझ रहे थे और हैदर अली ने युद्ध के मैदान में ही अपनी सांसें मौत के हवाले कर दी। वो कभी ना हारने वाला योद्धा मौत से हार गया। मृत्यु ने एक महान सेनापति के जीवन को अवश्य रोक दिया, पर उसके संकल्प को नहीं। कुछ ही महीनों बाद यह संघर्ष टीपू सुल्तान के नेतृत्व में आगे बढ़ा और बिदनूर की धरती पर अंग्रेजों को एक और करारी शिकस्त मिली। ऐसा लगा मानो हैदर अली की तलवार अब उसके पुत्र के हाथों से बोल रही थी। एक महान योद्धा चला गया था, लेकिन उसका प्रताप अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसके प्रताप की कहानी अमेरिकी दस्तावेजों में अभी भी जिंदा है। उर्दू अड्डा भारत के इस महानायक को सलाम पेश करने में फख्र महसूस करता है। दोस्तों, ये थी उर्दू अड्डा के तारीख यानी इतिहास सेगमेंट की पेशकश। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी और जल्द ही हम आपके सामने उर्दू गजल या किसी शायर पर तबसरे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक फैयाज फारूकी को इजाजत दीजिए। शब खैर।